गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 2 पृथ्वी और चंद्रमा पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वाले पार्ट में हमने आपको सौर मंडल पढ़ाया था ना, सौर मंडल, सौर परिवार के बारे में बताया था कि सौर मंडल किसको कहते हैं, सौर मंडल का मुखिया कौन है, उसमें और कितने ग्रह होते हैं। तो हमने आपको बताया था ना कि सूरज जो होता है सौर मंडल का मुखिया होता है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं और उन्हीं 8 ग्रहों में तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। तो आज हम इस पार्ट में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ चंद्रमा के बारे में। पिछली बार हमने ये भी बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और ग्रह किसको कहते हैं? जो तारे का चक्कर लगाता है, यानी जो सूरज का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। तो आज हम इस नए पाठ में पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है बच्चों, देखिए अब पाठ शुरू करते हैं। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा सबसे प्रमुख होता है। आप जब आसमान में रात में देखती हैं तो सबसे चमकीला क्या दिखता है आपको? चंद्रमा दिखता है और बहुत सारे तारे दिखते हैं। तारे क्यों दूर दिखते हैं वो पिछले पाठ में बताया था कि वो बहुत दूर होते हैं। वो इतनी दूर होते हैं कि उनका प्रकाश हमारी धरती पर पहुंचने में बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए वो रात में हमें बहुत दूर के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, यानी चंद्रमा ही सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकट होता है। चंद्रमा का आकार हम देखते हैं कि बदलता रहता है। कभी आपको गोल मटोल रोटी जैसा चंद्रमा दिखता है, कभी एकदम दुबला पतला सा दिखता है, कभी आधा दिखता है। तो उसकी आकृति जो है हमेशा बदलती रहती है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर देखने में धब्बे जैसी भी आकृतियां दिखती हैं। और घर में सब लोग कहते हैं ना कि चंदा मामा हैं, उनमें जो उनकी बूढ़ी माँ बैठी हैं चरखा पे काट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पहाड़ वगैरह हैं जिनकी छाया हमें दिखाई देती है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते घूमते पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की क्या होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर धुरी पे घूमती है और साथ ही साथ घूमते घूमते वो अपने जो है घूमते घूमते आगे बढ़ती जाती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। उसी तरीके से चंद्रमा अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर घूमता हुआ और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। रात में सबसे तेज चंद्रमा चमकता है, लेकिन उसमें अपनी रोशनी, अपनी ऊष्मा नहीं होती है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि जो तारा होता है केवल उसी में अपनी रोशनी और ऊष्मा होती है, और ग्रहों की या उपग्रहों की अपनी कोई रोशनी या ऊष्मा नहीं होती। सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है, जिससे धरती तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगता है। 1.25 सेकंड लगता है। और चांद से जो रोशनी धरती तक आती है उस रोशनी को हम क्या कहते हैं? चांदनी। क्या कहते हैं? चांदनी, या अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? मूनलाइट। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी हम क्या कहते हैं कि वो सबसे करीब है, क्योंकि बाकी जो तारे हैं वो बहुत ही करोड़ों किलोमीटर दूर हैं।
इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। व्यास का मतलब क्या होता है? गोलाई। तो जो उसकी जो गोलाई है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। क्योंकि ये सबसे निकट है इसलिए ये सबसे अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब पृथ्वी में अपनी ओर आकर्षित करने की जितनी ताकत है, गुरुत्वाकर्षण बल जितना है, चंद्रमा पर उसका 1/6 यानी 6वां हिस्सा है। उदाहरण के लिए यदि आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहां से एक छलांग लगाइएगा तो जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है, चांद पर खड़े होकर उतने ही बल से छलांग लगाने पर उसका 6 गुना ऊंचा आप छलांग लगा सकते हैं। यानी यदि आप जमीन पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर उछलते हैं और आप 1 मीटर कूद पाते हैं तो चंद्रमा पर 6 मीटर कूद पाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की 1/6 है। चंद्रमा की गतियां क्या है? अभी आपको पता है ना कि चंद्रमा अपने धुरी पे भी घूमता है, पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और सूर्य का भी चक्कर लगाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जब अपने अक्ष पर घूमता है, अक्ष माने अपनी धुरी पे घूमता है, तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उस स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना दिन लग जाता है? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। क्यों? क्योंकि जितनी देर में चंद्रमा अपने अक्ष में घूमता है और उतनी देर में पृथ्वी भी थोड़ा और आगे बढ़ चुकी होती है, इसलिए उसको 29 दिन लग जाते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इतने में ही वो अपने अक्ष पे, अपनी धुरी में भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। इसलिए हमें चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की कलाएं। अब चंद्रमा की कलाएं किसको कहते हैं? अभी आपको पता है ना कि चंद्रमा आपको हर दिन एक जैसा नहीं दिखता। किसी दिन पूरा गोल चंद्रमा दिखता है, किसी दिन उससे पतला दिखता है, फिर धीरे धीरे पतला होते होते गायब हो जाता है, फिर चंद्रमा धीरे धीरे पतले से फिर मोटा होता होता फिर गोल हो जाता है। तो उसको कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। नहीं, आप 15 दिन 16 दिन तक लगातार शाम को छत पर जाइए और देखिए कि आपको चंद्रमा में कोई परिवर्तन दिखा, तो आप पाएंगे कि हर दिन चंद्रमा में आपको उसके आकार में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। जब शुरू में दिखता अमावस्या के दिन तो क्या दिखता है? बिल्कुल पतला हंसिया जैसा। जैसे अभी रमजान का महीना चल रहा है, अभी ईद का चांद देखेंगे तो ईद वाले दिन चांद कितना बारीक सा दिखता है ना, तो वैसा ही शुरू में वो बिल्कुल पतला सा चांद दिखता है और उसके बाद वो चांद क्या हो जाता है? बड़ा होते 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 वो बिल्कुल थाली की तरह गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू होता है। जब एक बार पूरा गोल हो जाता है तो फिर उसमें से उसी तरह से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और फिर कम होते होते बिल्कुल वो गायब हो जाता है। मतलब आसमान में एक दिन चांद दिखाई ही नहीं देता है। इसके बाद वह फिर बढ़ना शुरू करता है, फिर वो हंसिया की तरह एक दिन दिखना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह क्रम हमेशा चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को हम क्या कहते हैं? फुल मून नाइट या पूर्णिमा की रात कहते हैं। यानी जिस दिन पूरा गोल चंद्रमा आसमान में दिखता है उस दिन को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या या न्यू मून।
एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। एक महीने के अंदर एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। यानी चंद्रमा के आकार में जो परिवर्तन होता है, कभी पतले से मोटा होते होते गोल होना, फिर गोल से कम होते होते फिर एकदम गायब होना, यही चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल माने क्या होता है? सफेद। पक्ष माने पखवाड़ा 15 दिन का। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक, अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता या हंसिया जैसा होता है, तो कह रहे हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो जब तक वो पूर्णिमा की रात तक गोल होता है तो उस पूरे 15 दिन को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। फिर पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चंद्रमा क्या होता है? कम होता जाता है, छोटा होता जाता है और फिर गायब हो जाता है। तो क्योंकि घटता जाता है यानी रोशनी कम होती जाती है, अंधेरा बढ़ता जाता है। तो चूंकि अंधेरा बढ़ता जाता है तो कृष्ण माने होता है काला, यानी कृष्ण पक्ष, काला पक्ष, अंधेरा पक्ष। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी अपनी जगह स्थिर तो रहती नहीं, वो भी घूमती है, सूरज के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को कितने दिन लगते हैं? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। इस अवधि को क्या कहते हैं बच्चों? चंद्रमास। इस अवधि को क्या कहते हैं? चंद्रमास। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड, चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। यानी जब भी हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि ये कैसे हैं, इनके करीब जाके देखने की इच्छा होती है। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया है। पहले तो केवल इंसान सोच पाता था, लेकिन आजकल विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, उन्नति कर चुका है कि उसकी सहायता से मनुष्य अंतरिक्ष में जा सकता है और वहां के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है। शक्तिशाली दूरदर्शी और अंतरिक्ष यान के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया है कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मनुष्य ने क्या बना लिया? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप माने क्या होता है? दूरबीन, जिससे वो दूरदर्शी जो टेलीस्कोप होता है, जैसे बहुत दूर तक का एकदम साफ दिखाई देता है, उसके द्वारा और रॉकेट के माध्यम से मनुष्य जाकर बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में जिसको रूस कहते हैं, के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन। किस देश के रहने वाले थे? सोवियत संघ। और आजकल उस देश का क्या नाम है? रूस। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। किस तारीख को की थी बच्चों? 12 अप्रैल सन 1961 को। और अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? वोस्तोक 1 से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको खूब अच्छे से याद कर लेना। ये आपके जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गैगरिन। किस देश का था? सोवियत संघ का था। किस डेट में किया है? 12 अप्रैल सन 1961। किस यान से किया है? वोस्तोक 1। ठीक है। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। अब मनुष्य ने केवल जो है चक्कर ही नहीं लगाया, अब वो कहाँ पहुंच गया? चांद पर भी पहुंच गया। 29 जुलाई सन 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा।
कब पहुंचा? 29 जुलाई 1969। किस देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। और यान का क्या नाम था? अपोलो 2। पहले वाले का क्या नाम था? वोस्टोक 1। ये इसका नाम क्या था? अपोलो 2। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। और चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। उनके अंश यात्री एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। उनके साथ दो और लोग गए थे जिनका नाम था एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं। चंद्रमा पर लोग गए तो, लेकिन वहां पर उन्होंने पाया कि वहां वायुमंडल नहीं है। जैसे हमारी धरती में वायुमंडल है, वैसा वायुमंडल चंद्रमा में नहीं है, जिसके कारण वहां कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अंतरिक्ष भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। कह रहे हैं भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट। भारतीय वायुसेना अपने यहाँ 3 तरह की सेना है ना बच्चों। कौन कौन सी है? जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो हवाई जहाज जो उड़ाना जानता है तो वही तो जाएगा ना अंतरिक्ष में, उसे सब चीजों की नॉलेज होती है। तो वायुसेना के जो पायलट थे उनका क्या नाम था? राकेश शर्मा। वो भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज से अंतरिक्ष की यात्रा की। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। अभी हमने आपको 3 जो है बताया। पहला 1961 में वोस्टोक 1, जिससे कौन गया था? यूरी गैगरिन। फिर उसके बाद अपोलो 2 29 जुलाई 1969, कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग और उनके 2 साथी एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। और फिर तीसरा मैंने क्या बताया आपको कि 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। किसने की थी? हमारी भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा ने। ठीक है बच्चों, और आज इतना ही। इसके आगे का आपके पाठ में है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। इतना आप जो है आज पढ़िएगा, समझिएगा। और आपकी बुक में जो चित्र बने हुए हैं उनको जब हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे तो कॉपी में जो प्लेन वाला साइड है उधर ये बनाना रहेगा। ठीक है, और जो ना समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा। और अगले वाले लेसन में हम जो है अगले वाले क्लास में आपको ये क्वेश्चन आंसर भी करवा करके भेज देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप काम करती जाइए और याद भी करती जाइए। इसमें स्कूल खुलने पर आपको इकट्ठा बोझा भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।